नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक प्यारी सी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये हमारे 10th चैप्टर की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और इसमें हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैं आपको आई के बारे में बता रहा था कि आई के साथ हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं और कब आपको कौन सी वर्ब आई के लिए चुननी है, वो मैंने आपको बताया था। और आई होप कि आप एक एक पॉइंट समझ गए होंगे। तो वहीं से पहले मैं एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा और फिर हम मेरे भाई टेंसेस के यूजेस को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूं इस पे बेस्ड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दूं, जैसे मैंने लिखा, ये मैंने आपको दिया पहला क्वेश्चन, आप मुझे आई के साथ में यूज बताइएगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा, चलिए तो मैंने यहां पे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और तीनों में मैंने गलती की है, बस आपको वही संभालनी है। तो आप नोटिस कीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है आई आर गोइंग टू स्कूल। तो मैंने क्या कहा था कि भाई जब भी आपको आई के लिए इज आर एम में से कुछ भी चुनना हो तो इज और आर को मत चुनना। किसे चुनना? सीधे सीधे एम को। तो यहां पे आई के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एम आएगा। देखो यहां पे, देखो इसी में से तो दे रखा है चॉइस आपको, या तो इज या आर होगा या एम होगा। तो इज आर एम में से कभी आई के लिए आपको चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? हमेशा एम चुनेंगे। तो यहां आर तो नहीं आएगा। सेम इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है आई वर प्लेइंग क्रिकेट। तो भाई क्या यहां पे आपके लिए वॉज और वर में से चुनने के लिए नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैंने आपको बताया था कि आई के साथ वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, लेकिन वॉज आएगा जनरल केस में और आपका वर आएगा कंडीशनल के केस में। तो भाई यहां तो मुझे किसी प्रकार से कंडीशन नहीं लग रही, यहां तो नॉर्मली पास्ट की बात लग रही है कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो नॉर्मल पास्ट की बात है। यानी यहां पे जर्नल स्टेटमेंट फॉलो होगी, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा। अच्छा, सेम इस वाले में देखो, कह रहा है आई हैज डन दिस वर्क। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, जब भी आई के लिए हैज या हैव में से आपको कुछ लगाना पड़े तो भले ही आई आपका हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ आपको मेरे भाई वर्ब क्या लगानी होगी? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। एग्जामिनर ऐसी ही गलतियां आपको करके देगा, बस मेरे भाई वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग, हमने ये चीज देख ली, अब हम लोग टेंस के यूजेस को मेरे भाई शुरू करेंगे। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि मैं किस तरीके से आपको यूजेस पढ़ाने वाला हूं। देखिए भाई, आपको याद होगा मैंने बेसिक वाली क्लास जो टेंस की थी, यानी पहली क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस जो होते हैं ना, वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, बट उनके 4-4 सब पार्ट भी होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ओवरऑल टेंस कितने हो जाते हैं? 12 प्रकार के। अब उसमें मैंने आपसे कहा था कि अब देखो 2 तरीके होते हैं उनको पढ़ने के। एक तो आप ऐसे करो कि पहले एक टेंस पकड़ लो, उसके सारे सब पार्ट सीख लो, या एक वो तरीका होता है कि एक टेंस पकड़ लो और मतलब तीनों टेंस को पकड़ के चलो एक साथ। तो मेरा जो तरीका रहने वाला है, मैं दूसरा वाला तरीका अपनाऊंगा। यानी मैं जो एक तरीके से फॉलो करूंगा कॉन्सेप्ट उसके अंदर, वो मेरा तरीका ये रहेगा कि मैं तीनों को एक साथ लेके चलूंगा। कैसे लेके चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, मैं इस तरीके से कुछ लेके चलूंगा। आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि कोई भी टेंस होता है तो उसके 4 सब पार्ट होते हैं उस टेंस के। एक तो इंडेफिनिट, एक मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम मेरे भाई जो है, अब क्या करेंगे देखो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं आपको इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो मैं तीनों के इंडेफिनिट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पे आऊंगा। यानी पहले मैं आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, और फिर मैं फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस को भी इसी तरीके से सीखेंगे। तो मेरा ये पैटर्न कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए
तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा यही होता है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट वाले पार्ट को सीखने के लिए तैयार हो जाइए सभी प्यारे भाई। बढ़िया तरीके से हम इसमें चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग कर लेते हैं यहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहली बात ये समझो, क्या हम उस तरीके से तो इसको नहीं पढ़ने वाले भाई कि बे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है ती है, नहीं। वो चीजें 12th लेवल तक ठीक थी, अब हमें उससे थोड़ा हटके सीखना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कोई काम ऐसा है जो भाई पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, मतलब वो चल रहा है लगातार। जैसे मैं खाना खाता हूं तो भाई आज भी खाता हूं, कल भी खाऊंगा, परसों भी खाऊंगा, उससे पहले भी खाता था। तो ये सारी चीजें ना कहीं मतलब ऐसा कोई काम जिसका समय निश्चित नहीं है, समय उसका निश्चित है ही नहीं। अगर मैंने बोला मैं खाना खाता हूं तो इसमें समय निश्चित नहीं है। आप कल भी खाते थे, आप आज भी खाते हो, आप परसों भी खाओगे, तरसों भी खाओगे। तो ऐसी टेंस, ऐसी कोई घटना जिसको बताने के समय हम उसका समय निश्चित नहीं करते, वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाती है। उसका समय निश्चित नहीं होता एक्शन का। अब इसको यूज करने के लिए देखो सबसे पहली चीज आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो दो स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। वैसे तो तीन बनते हैं लेकिन मैं तीनों आपको बता देता हूं। चलो देखो, सबसे पहले इसका असर्टिव वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो समझो। होता क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आप देखोगे आपको इसमें मेन वर्ब दिखाई देगी, जो कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS वाली होगी, या आपको नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, और फिर आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा है, ये आपका फॉलो होगा असर्टिव स्टेटमेंट के लिए, वो भी किसका, अफर्मेटिव वाले पार्ट के लिए, जिसमें नॉट वगैरह नहीं होता ना, वो वाले अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव एडवर्ब इंक्लूड नहीं होगी इनके अंदर। अच्छा, अगर दूसरे इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो होता क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होता है, जैसे यहां पर जब हम निगेटिव वाले पार्ट में आते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है ना, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होती है, वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हम अगर बात करें, अब हमारी जो वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में बढ़ जाएगी। तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े तो आप मेरे भाई डू या फिर डज का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर बीच में लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा अब आप इस वाले स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो इसमें सीधे सीधे आपको नॉट नजर आ रहा है। अब नॉट नजर आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर किसके लिए फॉलो होगा, नेगेटिव के लिए फॉलो होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और बनता है इसके अंदर, उसको भी आपको याद रखना है, वो होता है आपका इंट्रोगेटिव के लिए फॉलो। तो इंट्रोगेटिव में तो आप जानते हो भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो आपका होगा क्या, डू या डज जो होगा वो पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर आपकी आएगी मेरे भाई कौन सी, मेन वर्ब आएगी, फिर आपकी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रोगेटिव के लिए फॉलो होगा। अब आप कहेंगे भैया जी ये क्यों बता रहे हो, ये तो छोटी सी बात है, ये तो हम जानते हैं। मेरे भाई याद रखना, मैं अंकित गंगवार जो भी चीज पढ़ाता हूं सीधे सीधे वो एग्जाम में टच कर रही होती है, ये बात ध्यान रखना। मैं कभी भी कोई भी चीज इरिलेवेंट आपको नहीं बताऊंगा। आप जानते हो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार एग्जामिनर गड़बड़ करा देता है। भाई आप समझो, इंट्रोगेटिव में अगर वो स्ट्रक्चर अप्लाई करके दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको पहचानना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वहां पे। फिर आप कैसे पता करोगे कि इंट्रोगेटिव में लेकिन इसका टेंस कौन सा है, तो आपको सीधे आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं। बस मेरे भाई वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहां लिख रखा है, मैंने पूरा आपको लिख दिया, मैं उसकी तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आपको पहचान करनी है। हमेशा याद रखना, अगर आपको वर्ब केवल एक ही दिखाई दे रही हो और वो फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगी हुई हो या केवल फर्स्ट फॉर्म हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, अगर डू डज के साथ में नॉट लगा हुआ है, डू डज के साथ में नॉट लगा हुआ है, तो तुरंत समझ जाना कि वो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट है, नेगेटिव वाला है। और अगर आपको डू या डज सेंटेंस के शुरू में लगा दिख जाए
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि आपका टेंस कौन सा है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ में आ गई बात। अब एग्जामिनर आपके माइंड में तुरंत आएगा, भैया जी एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, मैं बताता हूं। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है, कई बार वो क्या करेगा, डू और डज के साथ में यहां फर्स्ट फॉर्म लगा के नहीं देगा, सेकंड फॉर्म लगा देगा, या कभी कभी थर्ड फॉर्म लगा देगा, ये गड़बड़ करता है। इन चीजों पर ध्यान रखना है आपको विशेष, और इनके कुछ यूजेस होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने पहले सबसे पहले आपको वो बेसिक चीज बताई जो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में जो सबसे बेसिक डाउट चलता है वो ये चलता है, भैया पता कैसे चलता है ये कि कब कौन सा टेंस यूज करना है। तो मेरे भाई हमने आपको शुरू में ही बताया था, टेंस चैप्टर केवल टेंस चैप्टर ना होकर टाइम एंड टेंस कहलाता है। इसी वजह से मेरे भाई इनके कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, वो आपको दिखेंगे तो आप सीधा पहचान लोगे देखते ही कि ये अपने आप में किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो वो टाइम एक्सप्रेशंस आपको ध्यान रखने होंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं उनको बता दूंगा तो आप रट लोगे, उनको रटना नहीं है, बस उन पर आपको एक दो बार उनको पढ़ना है और फिर उन पर सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए टाइम एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि कहां पर आपको यूज करना है, तो यहां पे आप स्टार बनाकर ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। चलिए देखिए, तो यहां पर मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, पहले आपको उनको ध्यान रखना है। तो पहला जो यूज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। इनके साथ कभी भी ये वर्ड नजर आएंगे तो आपको इनके साथ क्या लगाना है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो कौन कौन से वर्ड है भाई, देखो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आपका ध्यान से देखिएगा, सेल्डम हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको ध्यान से एक बार सारे के सारे वर्ड रख लेने होंगे, क्योंकि काफी सारे वर्ड हैं, याद रखना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे सेलेडम हो गया, और अगर हम बात करें ओकेजनली हो गया, ओकेजनली हो गया, ठीक है, एस एक एस बनेगा भाई, डबल क्यों बना दिया मैंने, एक मिनट। एक एस बनेगा भाई, ठीक है। ये तो ओकेजनली हो गया। ऐसे ही आपका मेरे भाई कोई भी, ऐसे आपका देखो एवरी के साथ में अगर आपको कोई भी नजर आ जाए, जैसे आपको डे लिखा हुआ नजर आ जाए, नाइट लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है, या आपको कोई और मंथ वगैरह का नाम लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी सही, अगर एवरी के साथ में कुछ भी आपको लिखा हुआ दिख गया तो वो भी अपने आप में किस में इंक्लूड हो जाएगा, प्रेजेंट के साथ आ जाएगा। तो सेलेडम हो गया, ओकेजनली हो गया, एवरी के साथ वाले टाइम हो गए आपके पास, और भी बहुत सारे टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। तो आपको ये टाइम एक्सप्रेशंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको सभी को नोट कर लीजिएगा। यहां पे बस मैंने आपके लिए कुछ लिख दिए हैं जानकारी के लिए, जैसे एवरी के साथ वाले मैंने लिख दिए, डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, या और भी वर्ड इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो वो जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप यहां पे नोटिस करोगे। अच्छा, सेलेडम हो गया, ओकेजनली हो गया, हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब अपने आप में कहीं ना एक रूटीन को बता रहे होते हैं, ऐसी चीजों को बता रहे होते हैं जो उस टाइम पे तो होंगी ही होंगी एटलीस्ट, या कभी नहीं हुई होंगी ऐसी चीजें। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उनके साथ जब भी वो यूज हो रहे होंगे तो आपको सीधे सीधे वहां कौन सा टेंस लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। ये जो मैंने पहले यूज के लिए कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख दिए ना, आपको मेरे भाई ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने किया है, आपको बस इतने वर्ड लिख के छोड़ देना है, और कम से कम इतनी जगह छोड़ देनी है कि लगभग लगभग आपके मान के चलिए 20 से 25 वर्ड आ जाए, इतनी जगह आपको छोड़ देनी है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी एक साथ, आप उनको नोट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, चलिए, तो जितने भी आपको टर्म्स होंगी वो मैं आप बता दूंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और उनको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा, ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इनका यूज बताता हूं कि किस तरीके से होगा। जैसे मैंने लिखा, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखा, जैसे
अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो, मैंने लिखा है आई एम सेल्डम गोइंग टू मुंबई। क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे भैया जी अभी आपने हमें बताया कि अगर इनमें से रिलेटेड जो मैंने वर्ड आपको बताए हैं, इनमें से रिलेटेड कोई सा भी वर्ड अगर दिख गया तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या आपको लगाना ही केवल एक ही टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भाई यहां पे सेल्डम आपको दिख गया, तो सेल्डम के साथ में आपने एम यहां लगा रखा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है। बट लेकिन यहां पर तो आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी, और मैंने कल बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाती है। तो यहां पे प्रेजेंट और यहां कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, बट हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होता है। तो ये चीज गलत है, इसको हटाओ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। तो आई के लिए मैंने क्या कहा था, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो इसको हटा के यहां पे गोइंग की जगह क्या कर दो, केवल गो कर दो, बस बात खत्म, आंसर ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आई सेल्डम गो टू मुंबई, मैं कभी कभारी मुंबई जाता हूं। आई सेल्डम गो टू मुंबई, मैं कभी कभारी मुंबई जाता हूं, ये वाली बात होगी। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम सेल्डम गोइंग टू मुंबई, कभी कभार मुंबई जा रहा हूं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। तो इसी प्रकार से आपका ओकेजनली हो गया, एवरी डे, एवरी नाइट, कोई भी पूछे सीधे सीधे आप आसानी से देखकर पता कर लेंगे। तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी देखने को, वहां पे आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा और बढ़िया तरीके से आपको जो है इन चीजों को समझ लेना है। तो आप मेरी पहली बात समझे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी टेंस को जब आप यूज करोगे तो उसका यूज करने का एक सीधा सा फंक्शन होता है कि भाई आपको उसके टाइम एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, कोई भी आपका हो जाए, कोई सा भी टेंस हो, हर टेंस के अपने टाइम एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, बस वो आपको पता होने चाहिए। और वो अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आप आसानी से मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन को टेंस के बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं अब आपको दूसरी बात भी बताता हूं। देखो इसी में ना आप जब सारी चीजें लिख लोगे तो जो मैं अब आपको लिखाने जा रहा हूं वो आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, बिल्कुल इसके सारी चीजें लिखने के बाद, बिल्कुल यानी पहले पॉइंट के सारी चीजें लिखने के बाद आपको उस चीज को लिखना है, और जो कि है अपने आप में ऑलवेज के बारे में। क्योंकि ऑलवेज एक ऐसा वर्ड होता है, हमें लगता है कि ऑलवेज का मतलब होता है सदैव, बिल्कुल ठीक बात है, उसका मीनिंग जो आप सोच रहे हैं वही होता है। लेकिन अब जैसी बच्चा ये समझता है कि सदैव इसका मतलब तो ये हमेशा होने वाली चीज है, और कोई चीज अगर हमेशा होने वाली है तो उसके लिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे। बट एक केस में ऐसा नहीं होता और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बना लेता है। तो चलो हम बात कर लेते हैं ऑलवेज के बारे में। देखो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जो वर्ड होता है आपका, ऑलवेज जो वर्ड होता है ये एक एडवर्ब होता है, और ये जो मीनिंग करता है वो सदैव का मीनिंग करता है, यानी हमेशा। किसका मीनिंग करता है, हमेशा का ये मीनिंग करता है। लेकिन इस वर्ड की अपने आप में एक खासियत है, इस वर्ड के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम जनरली मान के चलते हैं कि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। बट इसके साथ आप याद रखना ये सदैव का मीनिंग तो करता है, लेकिन ये दो सेंस में मीनिंग करता है। अब वो दो सेंस कौन से, देखो एक तो होगा क्या, एक तो मेरे भाई अपने आप में वो सीधे सीधे नॉर्मल स्टेटमेंट रहेगी, और एक मेरे भाई इरिटेशन वाली बात होगी। दो तरीके की बातें होंगी, ध्यान से मेरी बात समझना। एक तो आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, नॉर्मल रूटीन वगैरह को फॉलो करने की बात हो रही होगी, तो नॉर्मल रूटीन वगैरह की अगर बात हो रही होगी तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आप मेरे भाई जो है टेंस यूज कर देंगे ऑलवेज के साथ में, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑलवेज होता है ये मेरे भाई अपने आप में इरिटेशन के लिए भी आ जाता है, इरिटेशन के लिए। और जब ये इरिटेशन वाले सेंस में होगा तब आप उस केस में मेरे भाई किसी भी कीमत पे क्या यूज नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे, फिर वहां पे फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जब मेरे भाई ऑलवेज जो होता है वो आपका नॉर्मल सेंस में होगा तब आप कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कीजिएगा। लेकिन जब वो इरिटेशन की सेंस रख रहा हो, वहां पे थोड़ा ऐसा सेंस आ रहा हो जैसे बंदा ना है, सामने वाला जो बंदा है वो इरिटेट हो रहा है, तो उस सेंस में आप मेरे भाई इसके साथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब कौन सा टेंस यूज करेंगे भाई जब ये यूज नहीं होगा, तो ये यूज नहीं होगा तो कौन सा यूज करेंगे, ये भी तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलो वो भी बता देते हैं। देखो होगा ये कि जब नॉर्मल रूटीन की बात हो रही होगी तब तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर दोगे, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर दोगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन जब इरिटेशन की बात हो रही होगी तो आप इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना, ठीक है, इस तरीके से, ये वाली बात है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करना अगर ऑलवेज हो, और इरिटेशन के सेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करना। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूं जैसे कुछ क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा दोनों क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको देने वाला हूं कि आप उनमें क्या लगाएंगे। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि मैं इसमें आराम से यहां पे एग्जांपल लिख पाऊं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन लिखता हूं मेरा। चलिए देखिए, ऑलवेज पे बेस्ड मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं और आप दो ही क्वेश्चन से सारी बात समझ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा देखिए, मैंने लिखा ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। एक एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ये बड़ा वाला ऐसा, ठीक है भाई, सी चलो भाई, अब दोनों क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो आप जनरली ऐसे एकदम से नहीं बता पाओगे कि इसमें गलती है या नहीं है, जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको लगेगा कि भाई आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम और सी ऑलवेज अनॉयज मी, इन दोनों में गड़बड़ क्या है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई देखो, यहां ऑलवेज आपको दे रखा है और मैंने क्या बताया था कि ऑलवेज एक ऐसा टाइम होता है जो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी आ जाता है। और मेरे भाई लेकिन बच्चा मोस्टली समझ के चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही आएगा, बच्चा समझ के चलता है ऐसा, लेकिन असल में होता नहीं है। वो एक केस इरिटेशन वाला भी बन जाता है जिसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगा पाते। तो वैसे आपका अब देखो, यहां पे देखो, क्या यहां इरिटेशन की बात हो रही है? क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम हमेशा समय पे करता हूं। तो भाई यहां तो कोई इरिटेशन की बात नहीं हो रही। अगर इरिटेशन की बात नहीं हो रही, मतलब यहां एक नॉर्मल बात बताई जा रही है, एक नॉर्मल रूटीन यहां बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, मैंने ऑलवेज के साथ में यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने फॉलो किया है, जो कि अपने आप में ठीक है। ये वाला तो ठीक है अपने आप में, लेकिन आप इस वाले में देखो, अब आपको क्या लगेगा, देखो नॉर्मली बच्चा क्या चेक करता है। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन को, तो मैंने कहा अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर बच्चा इसको चेक करेगा तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा सी दे रखा है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है, ऑलवेज एडवर्ब है, पहले आएगी, ठीक है लगा रखी है, फिर आपका मी लगा रखा है। अब बच्चा इसको देख के ना थोड़ा फंस जाएगा, उसको लगेगा कि यार यहां तो सारी चीजें ठीक है, बट मेरे भाई आप यहां पे देखो ना, ये ऑलवेज अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये यूज तो हुआ है और अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी ले लेता है, बट यहां ये नहीं लेगा। रीजन, क्योंकि यहां पर ये नॉर्मल सेंस नहीं बना रहा, यहां पर मेरे भाई बात इरिटेशन के सेंस में हो रही है। और अगर बात इरिटेशन के सेंस में हो रही है तो मैंने क्या कहा था कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना होगा। तो बात खत्म करो, इसको अनवाइज को हटा दो और इसकी जगह क्या कर दो, यहां पर लगाओ पहले सी के अकॉर्डिंग इज, फिर आपकी ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बीच में आ जाएगी इसके, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगी, और यहां पर मेरे भाई लगा दो सीधे सीधे क्या, यहां पर लगा दो मेन वर्ब और वो भी आईएनजी वाली फॉर्म में, तभी तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो अनोइंग कर दो, बस केवल अनोइंग कर दो, ये हो जाएगा आपका, यानी सी इज ऑलवेज अनोइंग मी, क्योंकि यहां पर आप नॉर्मल सेंस में बात ही नहीं कर रहे, या तो इरिटेशन की सेंस आ रही है, और इरिटेशन की सेंस आएगी तो वहां हम किसको यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करेंगे। तो ऑलवेज का काम क्लियर हुआ। ऑलवेज के काम में बस आपको यही बात याद रखनी है कि अगर वो नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा होगा, नॉर्मल बात कर रहा होगा, तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, लेकिन अगर वो अपने आप में इरिटेशन की सेंस में यूज हो रहा है तो हम उसको मेरे भाई क्या कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऑलवेज के बारे में हो गया, और हमने पहली चीज इसी मामले में सीख ली है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दी है। बाकी मैंने जो कहा था कि पहले में मैंने आपको जो वर्ड्स बताए थे उसके लिए जगह छोड़ देना, लगभग 20-25 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हर हाल में मेरे भाई जो आएगा ना वो अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना। चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूज पे। अब हम सेकेंड यूज पे चलते हैं, और सेकंड जो यूज होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो होता है डेली रूटीन और किसी हैबिट को दिखाने के लिए।
ठीक है भाई। डेली रूटीन हैबिट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट है भाई, इसमें आपको डेली रूटीन और हैबिट की बात करनी होगी और बढ़िया तरीके से आपको इसके अंदर देखना होगा कि किस तरीके से काम होता है डेली रूटीन और हैबिट पे। ठीक है भाई, डेली रूटीन और हैबिट के बारे में आपको देखना है इसके अंदर। ठीक है भाई, डेली रूटीन और हैबिट को आपको देखना है। अब डेली रूटीन और हैबिट को दिखाने वाले ना कुछ अपने आप में वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैं इसीलिए पहले मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। वो जो वर्ड्स मैं आपको लिखा रहा था वो अपने आप में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ऐसी एक्शन को दिखाने के लिए आते हैं जो या तो डेली बेसिस पे होती है, या आज तक कभी नहीं हुई, या मेरे भाई कभी कभार होने वाली है, लेकिन उनका ना एक फिक्स टाइम है कि वो इस टाइम पे होगी होगी। जैसे मैंने कहा वो अक्सर यहां आता है, तो अक्सर मतलब ओकेजनली बोला, और ओकेजनली बोला तो अक्सर आने का मतलब है कि वो आता रहता है। जैसे मान लो कल आ गया, परसों आ गया, तो ओकेजनली का मतलब होता है कि कोई ना कोई अवसर होगा तो वो आएगा जरूर। अब उसके आने का काम बार बार हो रहा है, अब उसके आने का काम अगर बार बार हो रहा है तो वो रूटीन वाली एक्शन हो गई। तो रूटीन वाली एक्शन की बात हो या हैबिट की बात हो, ऐसे केस में जो हम टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। उसके लिए टाइम मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूं, बस वही टाइम आपके यूज होंगे इसके साथ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग वॉक डेली। अब डेली की जगह एग्जामिनर कोई और वर्ड भी यहां पे यूज कर सकता है, एवरीडे यूज कर सकता है, या कुछ भी सही, एवरी संडे यूज कर सकता है, या जो भी उसका वर्ड मन करेगा वो यूज कर लेगा। अब आप मुझे एक बात ये बताइएगा कि मैंने यहां पे ये डेली वर्ड ऐड किया, यहां पे आपको तुरंत अंदाजा लग गया होगा कि हमने जो ये सेंटेंस लिखा है इसमें गलती है। कैसे? हम कह रहे हैं कि आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। भाई मैं प्रतिदिन क्या करता हूं कि भाई मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूं। पर यार ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि आप देखो डेली वर्ड आपने जैसे ही इंक्लूड किया, हमें तुरंत यहां पे मेरे भाई एक किसकी सेंस बन गई, रूटीन की। यानी रूटीन का हमें यहां से पता चल रहा है, और जब रूटीन का पता चल रहा है तो मैंने क्या कहा, डेली रूटीन की बात हो या किसी की हैबिट दिखाने की बात हो, तो ऐसे केस में जो आप वर्ड यूज करेंगे वो मेरे भाई सीधे सीधे आपको टेंस वहां क्या यूज करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट यहां पर तो एम गोइंग लगा रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको मेरे भाई यहां पे यूज करना होगा गो। अब आप कहेंगे भैया यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें यही तो समझ में नहीं आता कि कहां पे रूटीन की बात हो रही है, कहां कैसे हो रही है, इसको पहचानते कैसे हैं। तो मेरे भाई देखो, बिल्कुल वही वर्ड मैंने हाईलाइट किया है जिससे आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही वर्ड तो मैंने आपको लिखा रखे थे पीछे, और मैंने इसीलिए कहा था 20-25 वर्ड है वो, और वही आपसे पूछता रहता है बार बार घुमा घुमा के। तो बस उन्हीं को ध्यान रखना है इसके अंदर। तो आपको क्या समझ में आया कि भाई जो आपका डेली वर्ड है इससे हमें पता चल गया कि रूटीन की बात हो रही है, और रूटीन की बात हो रही है तो भाई एम गोइंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस रूटीन कब से बताने लगा? रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, रूटीन और हैबिट बताने के लिए। तो यहां पे एम गोइंग हटा के क्या लगा देंगे, गो लगा देंगे, बात खत्म, काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैं ये कर दूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, माय मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली बिकॉज
डॉक्टर हैज रिकमेंडेड हर। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है आप नोटिस कीजिए। कह रहे हैं माई मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली बिकॉज डॉक्टर हैज रिकमेंडेड हर। अब इससे पता है क्या अंतर पड़ा केवल क्वेश्चन के अंदर, पूरा का पूरा सेंटेंस वही है, बस पूरा जो मीनिंग इसमें एक चीज ऐड करेगी वो ये क्लाउज है। ये क्लाउज कह रही है कि भाई उनसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, इस वजह से भाई वो मॉर्निंग वॉक डेली जाती है, यानी ये उनका डेली रूटीन नहीं है। अब इसको डेली रूटीन कंसीडर मत करना, कहीं पता चले आप देखो कि अरे भैया जी ये तो डेली वर्ड ऐड कर रखा है, मतलब रूटीन की बात हो रही है तो इज गोइंग गलत हो जाएगा, हटा दो। नहीं दोस्त, आप इस क्वेश्चन में ये देखो, ये बोल रहा है कि माय मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली बिकॉज डॉक्टर हैज रिकमेंडेड, भाई डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि आपको मॉर्निंग वॉक डेली जाना चाहिए, तो इसीलिए वो जा रही हैं। यहां पे रूटीन नहीं है उनका, ये उनको रेकमेंड किया गया, उनको बताया गया है, डॉक्टर के द्वारा उनको कहा गया कि भाई आप मॉर्निंग वॉक किया करो, तो ये उनके रूटीन का हिस्सा नहीं है, अभी तो उनकी मजबूरी है इसीलिए वो कर रही है इसको। तो इसी वजह से मेरे भाई यहां पर ये काम डेली बेसिस वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको रेकमेंड किया गया है इसीलिए वो इस काम को कर रही है, तो इसीलिए हम उनको डेली रूटीन या फिर हैबिट में कंसीडर नहीं कर सकते। इसी वजह से यहां पे जो ये इज गोइंग दे रखा है ना, ये अपने आप में ठीक है। तो आपने नोटिस किया इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर था, इसके अंदर सीधे सीधे रूटीन की बात पता चल रही थी, बट इसके अंदर हमें आगे हिंट ऐड करके दे दी कि भाई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, उनकी खुद की कोई हैबिट नहीं है, ये खुद का रूटीन नहीं है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है इसीलिए मॉर्निंग वॉक कर रही है वो डेली। समझ गए ना, तो ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको दिए। बाकी मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी देता हूं इसका, ताकि आप और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें अपने माइंड में, ठीक है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर किसी के माइंड में एक वो डाउट आ रहा हो कि भैया वो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट बातें दोनों एक ही हैं, बस उनका नाम अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो नाम अलग अलग लेने से कुछ नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो बिल्कुल उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना उस चीज को लेके। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं एक एग्जाम्पल और इसमें ऐड कर लेता हूं, तो मैंने ये एग्जाम्पल ऐड किया, जैसे मैंने लिखा राम और फिर मैंने लिखा फ्रीक्वेंटली और फिर मैंने लिखा विजिट मुंबई। अब आप मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने कोई गलती की है क्या। तो आप नोटिस करेंगे कि भैया जी आप देखो, आपने राम सब्जेक्ट लिखा है, फ्रीक्वेंटली आपने एक एडवर्ब लगा दी। अब आपको याद होगा मैंने फ्रीक्वेंटली वर्ड कहा था कि भाई ध्यान रखना सारे के सारे वर्ड होते हैं, वो मैंने आपको बता रखे, हालांकि लिखने के लिए मैंने उनको बोल रखा है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनको लिख लीजिएगा। ये फ्रीक्वेंटली भी ना उसी उसी एक कैटेगरी का वर्ड है। तो आप देखो ये वर्ड अपने आप में उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये काम अपने आप में बार बार हो रहा है, तो कोई प्रोसेस अगर बार बार हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए, बार बार मतलब डेली बेसिस पे हो रहा है या रेगुलर हो रहा है, तो उस केस में ना अपने आप में ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चला जाएगा। अब फ्रीक्वेंटली बोल रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आएगा इसके साथ, क्योंकि ये वर्ड है आपका उसी कैटेगरी का। तो अब इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है क्या, तो आप कहेंगे भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है मतलब ठीक है, तो कई सारे बच्चे इसको एकदम से ठीक लगा के आ जाएंगे। बट मेरे भाई आप एक चीज नोटिस करो, राम आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सारी चीजें तो मैंने वही यूज की, मैंने फ्रीक्वेंटली के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज किया, लेकिन मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी कि भाई राम जब सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब एस लगेगा, ये एस नहीं लगाया था मैंने। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी आपको पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है भाई, छोटी छोटी गलतियां भी आपको पकड़नी आनी चाहिए। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, बस ये छोटी सी गलती मैंने इसलिए की थी ताकि मैं आपको फ्रीक्वेंटली के बारे में भी बता सकूं कि ये भी उसी टाइप का वर्ड है जो मैंने आपको लिस्ट वगैरह बताई है उसमें ऐड कर लेना, उसमें ये वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ में भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे तो लगा हुआ तो था, बस उसके अंदर मैंने वर्ब गलत कर दी थी, तो इसलिए वर्ब को आपको ठीक करना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं इसके तीसरे यूज पे, यानी तीसरा अगर कहें या दूसरा कह लीजिए, क्योंकि ये जो डेली रूटीन और हैबिट बताने वाली बात है इसके लिए वर्ड वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई।
वो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं सीधे सीधे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरी यूज की, जो कि है हमारा यूनिवर्सल फैक्ट। सॉरी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, फैक्ट तो अलग होते हैं यार, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सॉरी। और कोई फैक्ट वगैरह अगर हैं तो उनको दिखाने के लिए भी क्या होता है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो मेरे भाई यही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो इनके लिए भी जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो या आपका फैक्ट दे रखा हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक यहां पे क्वेश्चन लिखा एग्जांपल के तौर पे, मैंने लिखा वाटर और फिर मैंने लिखा इज बॉइलिंग और फिर मैंने लिखा एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट आप नोटिस करो जो ये चीज मैंने लिखी है क्या ये अपने आप में ठीक है लिखी हुई अभी? तो आप देखेंगे कि भैया जी यहां पर आपने जो लिखा है कि भाई पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, बट यार क्या ये आपको एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं लग रहा? भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका भाप बनता है मेरे भाई। तो इसका मतलब यहां पर पानी के उबलने की बात हो रही है, तो वाटर इज बॉइलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक फैक्ट है। ये क्या दे रखा है आपको, एक फैक्ट दे रखा है, फैक्ट दे रखा है तो बॉइल्स बोला जाएगा कि भाई पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बात खत्म। अच्छा यहीं पे अगर मैं मेरे भाई जमने के सेंस में लिखता तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस कर देता, तब भी आप देखते ही पहचान लेते कि ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा अब हम बात करते हैं मेरे भाई प्रोवर्ब्स वगैरह भी इसके अंदर आती हैं। अच्छा एक चीज और ऐड कर लूं, कहीं पता चले वो आपको दिख जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं, प्रोवर्ब्स भी होती हैं इसी के अंदर, आपकी प्रोवर्ब्स भी इसी के अंदर आती हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा आप। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसका, जैसे मैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में अगर बात करूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा द अर्थ मूव्ड और फिर मैंने लिखा राउंड द सन, और फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें क्या गलती है। तो मैंने बोला द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी जो सन होता है, सूर्य जो होता है उसके चारों ओर घूमती थी। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने मूव्ड वर्ब लगाकर तो यही बताने की कोशिश की है कि मैं पास्ट में बात करना चाह रहा हूं, बट लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये एक फैक्ट नहीं है? भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बात तो ये ठीक ही है अपने आप में, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा बिल्कुल है मेरे भाई, कल भी लगाती थी, आज भी लगाती, आगे भी लगाती रहेगी। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजों को हम लोग मेरे भाई हमेशा किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो यहां मूव्ड जो आपने लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, यहां पे मेरे भाई हम जो लगाएंगे क्या लगाएंगे, मूव्स लगाएंगे। अच्छा अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पता है मैंने क्यों कराया, इसका कराने का एक रीजन है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछता है इस तरीके का, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो क्या करेगा, जब वो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेगा ना इनडायरेक्ट में, तो वो क्या करेगा, इस मूव्स को मूव्ड करके दे देगा वहां पे। लेकिन आपको याद रखना है यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, आपकी प्रोवर्ब्स हो गई, और मेरे भाई साइंटिफिक फैक्ट हो गए, ट्रुथ वगैरह हो गए, तो इनको कभी भी ना चेंज नहीं किया जाता, इनका टेंस नहीं बदला जाता, क्योंकि भाई वो चीज कल भी सच थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको चेंज ही क्यों करना? तो चाहे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएं, आपका टेंस नहीं बदलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि अगर एग्जामिनर ने मूव्ड करके दे भी दिया तो वो चीज गलती होगी, आपको मूव्स ही करना होगा। यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन का मतलब है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, ये तीसरा यूज होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे भाई उसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा बिल्कुल। अब आप कहेंगे हैं भैया जी फोर्थ पॉइंट में इतना क्या खास बात है? देखो फोर्थ पॉइंट में खास बात इसलिए है कि फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा आपको फ्यूचर की रेफरेंस लेनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले फ्यूचर के बारे में।
फ्यूचर की आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी नंबर पॉइंट वाले 4 के लिए। रीजन उसका समझो। देखो होता क्या है, फ्यूचर में अगर कोई काम होने वाला है तो जस्ट उसकी संभावनाएं हैं कि वो हो सकता है। बिल्कुल, अब जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा, इसके जाने की, मेरे बाजार जाने की संभावनाएं हैं, अभी गया नहीं हूं, हो सकता है मैं जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं। तो फ्यूचर में अगर कोई काम होना है तो उसकी केवल संभावनाएं होती हैं, पहली बात तो ये। लेकिन आप मेरी बात समझिएगा, फ्यूचर के जो एक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे भाई फिक्स्ड एक्शन होता है, यानी जिसके होने के चांसेस 99% हो, और एक होता है फ्यूचर का नॉन फिक्स्ड एक्शन। नॉन फिक्स्ड एक्शन का मतलब होता है कि फ्यूचर का ऐसा कोई काम जो मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी आप ये मान के चलो कि ये 50-50% वाला होता है भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन फिक्स्ड वाले की खास बात होती है कि वो आपका 99% चांस है कि होगा ही होगा, केवल 1% ऐसा है जो वो ना हो। तो सर ऐसे केस में क्या, देखो ऐसे केस में होता ये है, मोस्ट ऑफ केस में आप ये देखोगे भाई, अब ये फ्यूचर का एक एक्शन है तो जाहिर सी बात है इसको फ्यूचर टेंस के साथ तो लिखा ही जा सकता है। लेकिन इसको लिखने के लिए जो चौथा यूज है आपका, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन होता है, इसको लिखने के लिए आप फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हो, और इसको दिखाने के लिए आप मेरे भाई प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कहा कि फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन को दिखाने के लिए आप मेरे भाई फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, और आप मेरे भाई प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप में ठीक होते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर का एक्शन है तो नॉर्मली फ्यूचर तो हम यूज ही कर सकते हैं उसके लिए, वो तो भाई उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आप अगर उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अगर देखने को मिल जाएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे भाई ठीक माना जाता है। लेकिन नॉन फिक्स्ड एक्शन के साथ ऐसा नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे। मैंने क्या कहा कि भाई फिक्स्ड एक्शन के साथ में आप चाहें तो मेरे भाई उसको फ्यूचर में लिखें, चाहे मेरे भाई आप प्रेजेंट में लिखें, दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं, ठीक होते हैं। दोनों ही अपने आप में कैसे होते हैं, ठीक होते हैं। लेकिन नॉन फिक्स्ड में आप ध्यान रखना भाई, नॉन फिक्स्ड को केवल आपको फ्यूचर में ही लिखना होगा। नॉन फिक्स्ड अगर आपको दिखा और उसके साथ में अगर आपने प्रेजेंट टेंस लगा दिया तो भाई ये चीज गलत हो जाएगी। नॉन फिक्स्ड के साथ प्रेजेंट टेंस मत लगाना, नॉन फिक्स्ड के साथ हमेशा केवल फ्यूचर आएगा आपका। तो क्या बात यहां से समझे कि फ्यूचर में दो तरीके के एक्शन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी केवल पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आपके एक तो फिक्स्ड एक्शन होते हैं और एक नॉन फिक्स्ड होते हैं। नॉन फिक्स्ड का मतलब 50% हो भी सकते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं भाई, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन जो फिक्स्ड वाले होते हैं उनके 99% होने के चांसेस होते हैं, 1% केवल ना हो ना 90% चांसेस होते हैं 99% की होंगे ही होंगे। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए आप फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। नॉन फिक्स्ड को दिखाने के लिए केवल फ्यूचर का यूज, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चौथा यूज था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप जो है वो इस चीज को समझ पाए। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूं, जैसे ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे क्वेश्चन एग्जांपल मैं देता हूं इसके चौथे वाले पॉइंट के लिए, जो मैंने लिखाया हुआ है बिल्कुल बेसिक पूरा एकदम यूज लिखना, और अब उसके नीचे आपको एग्जांपल्स कॉपी करने हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सी गोज टू द मार्केट, और फिर मैंने इसमें एक टाइम ऐड कर दिया टुमारो। अब आप मुझे बताना कि इसमें कोई गड़बड़ है क्या। ऐसी मैं एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूं। ऐसे मैंने लिखा पीएम विल डिलीवर अ स्पीच ऑन संडे नेक्स्ट। बाकी ये चीजें गड़बड़ मत करना, क्योंकि एडवर्ब चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूं ये सारी चीजें मैं। अगर आपको ये प्रेपो नहीं लगानी, आप नेक्स्ट संडे लिख दो, सीधा बात खत्म। लेकिन अगर प्रेपो लगानी है तो आपको नेक्स्ट को लास्ट में लेके जाना पड़ता है। बताया था ना, अंत में लेके जाना पड़ता है, नेक्स्ट और लास्ट दे रखा होगा तो आपको, तो मैंने वही वाला स्ट्रक्चर यूज किया, बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अब आप मुझे ये दोनों क्वेश्चन के अंदर ये बताओ कि इसमें कौन सा फिक्स्ड एक्शन है और कौन सा नॉन फिक्स्ड एक्शन है। तो आप सीधे कहेंगे भैया जी देखो, कह रहे सी गोज टू द मार्केट टुमारो,
वह कल मार्केट जाएगी। लेकिन आपने तो इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप तो ये कहना चाह रहे हो कि ना वो बिल्कुल मार्केट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप फ्यूचर के किसी उस एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं जो अपने आप में होने के जिसके चांसेस 99% होंगे, यानी वो फिक्स्ड एक्शन होगा, उसी के साथ आप लगा सकते हैं। तो बट आप मुझे बताओ क्या ये फिक्स्ड एक्शन है? तो आप कहेंगे, और हाँ एक बात ध्यान रखना, पिछली बार जब मैंने ये बैच पढ़ाया था तो 10th चैप्टर पे ही जब मैं क्लास लिया था, तो क्योंकि उस टाइम पे मैं लाइव पढ़ाता था, तो लाइव में मेरे पास एक बार कमेंट आया था कि भैया जी हम कैसे मान ले कि कौन सा एक्शन फिक्स्ड है और कौन सा नॉन फिक्स्ड है? तो मेरे भाई, नॉर्मल व्यक्ति का जो एक्शन होता है वो कभी फिक्स एक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई ऑफिशियल कोई चीज है, जैसे कोई संस्था है, कोई स्कूल है, या आपका कोई मेरे भाई बड़ा कोई व्यक्ति है, जैसे IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर हो गए, ऑफिशियल्स वाली जो चीजें होती हैं आपकी, जो ऑफिस से रिलेटेड होती हैं, बॉस हो गए आपके मेरे भाई, कोई उनके शेड्यूल बनते हैं, उनकी सेक्रेटरीज होते हैं मेरे भाई, तो जिन लोगों का भी शेड्यूल बनाया जाता है उनके काम फ्यूचर में होने के चांसेस मोस्टली होते हैं, मतलब 99% होते हैं, तो वो फिक्स्ड एक्शन में कंसीडर किए जाएंगे। बट नॉर्मल व्यक्ति का कभी भी कोई भी काम फिक्स्ड एक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो नॉन फिक्स्ड ही रहेगा। और नॉन फिक्स्ड रहेगा तो भाई आप एक बात बताओ, यहां पर मैंने सी कोई लड़की यूज कर ली और मैंने कहा कि भाई वो मार्केट जाएगी, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फिक्स्ड एक्शन होगा? अब उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्वेश्चन ले लिया था एक बच्चे के ऊपर, और मैंने उसमें बोल दिया था कि भाई तुम स्कूल जाओगे, ऐसे करके बोल दिया था मैंने, और मैंने उसको मेरे भाई वहां पे समझाई थी बात कि ऐसा नहीं होता, यहां पर आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते फिक्स्ड एक्शन के अंदर। तो उसका लॉजिक ये था जो मैं आपको बता रहा हूं। तो लॉजिक बस इतना होता है कि नॉर्मल आदमी के लिए आप फिक्स्ड एक्शन का यूज नहीं करते कभी भी। फिक्स्ड एक्शन केवल ऑफिशियल्स का होता है, यानी जो आपके ऑफिस रिलेटेड व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है, या कोई बड़ी संस्था है, या कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, इन लोगों के लिए होता है। कोई इंडस्ट्री वगैरह है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, उनके लिए। लेकिन आप समझे कि किसी नॉर्मल व्यक्ति का फिक्स शेड्यूल हो जाएगा ना दोस्त, वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो कभी नॉर्मल व्यक्ति की हम बात कर रहे होंगे तब आप मोस्ट ऑफ केसेस में उसको लेके चलेंगे कि वो नॉन फिक्स्ड एक्शन है। और नॉन फिक्स्ड एक्शन है तो मेरे भाई ये जो आपने गोज लगा रखा है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि आप तो फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे हो। टुमारो वर्ड बता रहा है हमें ये बात, तो यहां पे ये नहीं आएगा। आपको यहां पे क्या लगाना होगा? विल गो लगाना होगा, ये आएगा, ठीक है, तब बात सही बनेगी। अच्छा, इसमें देखो, कह रहा है PM विल डिलीवर अ स्पीच ऑन संडे नेक्स्ट, मतलब अगले रविवार को PM जो है वो एक स्पीच देंगे। तो अब मेरे भाई इसको आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये आपका फिक्स्ड एक्शन नहीं है। आप समझो, PM मतलब प्रधानमंत्री, भाई उनके शेड्यूल एक एक महीने पहले ही बन जाते हैं कि भैया PM इस जगह पे जाएंगे, ये काम करेंगे, फिर इस दिन ये काम होगा, फिर इस दिन यहां दौरे पे निकलेंगे। उनका पूरा पूरा शेड्यूल 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही फिट हो जाता है। तो इनका काम तो होना ही होना है भैया। तो ये अपने आप में एक ऑफिशियल पर्सन है, इसी वजह से मेरे भाई इनके लिए जो एक्शन आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक फिक्स्ड एक्शन होगा। और अगर ये फिक्स्ड एक्शन है, ये वाला तो नॉन फिक्स था, ये वाला नॉन फिक्स था, लेकिन ये वाला आपका फिक्स्ड एक्शन है। और फिक्स्ड एक्शन है तो सीधी सी बात है, आपने बिल डिलीवर लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात ही बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर यहीं पर इस वाले सेंटेंस को अगर ऐसे लिख देता, PM delivers a speech on Sunday next, अगर ये ऐसे भी लिख देता तब भी मेरे भाई बात गलत नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा था फिक्स्ड एक्शन को दिखाने के लिए आप फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एग्जामिनर ऐसे लिखता तब भी सही था, और ऐसे लिखा हुआ है तब भी ठीक है। अब पता है, अब बच्चे के दिमाग में फिर से वही बात कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर? मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, उसको पता है कि फ्यूचर का एक्शन है, तो अगर मैंने इसमें फ्यूचर टेंस लगा के दिया तब बच्चा आसानी से पकड़ लेगा, उसको एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर के एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया तो बच्चा फंस जाएगा। अब जैसे यहां पे मैंने ये चीज लिख दी, मान लो यहां पे मैं ऑन संडे नेक्स्ट की जगह केवल टुमारो वर्ड इंक्लूड कर देता, तब बच्चा फंस जाता। यहां पे उसे लगता कि यार यहां तो फ्यूचर का टेंस दे रखा है, फ्यूचर का टेंस दे रखा है, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों लगाया? इसका मतलब यही गलत है, और वो इसको काट के बिल डिलीवर कर देता। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को क्या रखता? नो एरर, तो फंसते नहीं फंसते बच्चे। तो ये गड़बड़ होती है, बस आपको वही ध्यान रखना है
कि अगर आपको फिक्स्ड एक्शन दे रखा होगा तो आप उसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, वो दोनों ही ठीक होते हैं अपने आप में, तो कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज बता दिए भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बस इतनी ही चीजें हैं, आपको इनको बिल्कुल एकदम ध्यान रख लेना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, खतरनाक तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है बढ़िया तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट डे पे दूसरा यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट उसको पकड़ेंगे और उसके सारे स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और उसके सारे यूजेस को भी समझेंगे और उसके टाइम्स भी हम देखेंगे कि कौन से वर्ड होते हैं टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, जिनको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि यहां पे हमें इंडेफिनिट टेंस लगाना है, वो भी पास्ट का। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद प्यारे भाई।